का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स में पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हेलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों में से यदि हाइड्रोजन परमाणु को अलग हटा दिया जाए, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर उनकी जगह पर हेलोजन यौगिक अगर जोड़ दिए जाए तो हेलोजन व्युत्पन्नों का यानी कि हेलोजन युक्त यौगिकों का निर्माण होता है, जिन्हें एल्किल हैलाइड कहा जाता है। उदाहरण, यदि एक हेलोजन परमाणु द्वारा संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु अगर विस्थापित हो जाता है तो मोनो हेलो एल्केन बनता है। जैसे RH एक संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से यदि आप हेलोजन को हटा करके हाइड्रोजन को हटा करके यदि हेलोजन जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको हेलो एल्केन का निर्माण देखने को मिलता है। इसी प्रकार एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है देख लीजिए। मोनोहेलाइड मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पे एक हेलोजन लगाना है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हेलोजन द्वारा कर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ का ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हटा करके यहाँ पर हेलोजन जोड़ दिया तो ये मोनो हेलो एल्केन जो एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा हुआ है, इसलिए एरोमेटिक मोनो हेलो एल्केन बनता है। इसी प्रकार से डाई हैलाइड जो होते हैं, डाई हैलाइड का मतलब क्या है कि किसी भी एल्किल ग्रुप में से आप जो है -2 हाइड्रोजन कर दीजिए और 2 हेलोजन जोड़ दीजिए तो आपको यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप इस प्रकार से जुड़े हुए मिलेंगे और ये किसका निर्माण हो जाएगा, एक डाई हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। अब डाई हैलाइड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। अगर दोनों हेलोजन परमाणु समान कार्बन पर जुड़े तो जेम डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं, और यदि 2 हेलोजन परमाणु जो है वो निकटतम कार्बनों पर स्थित हो तो विसिनल डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणुओं वाले यौगिक हों तो 2 परमाणु अगर दोनों सिरों पर कार्बन चेन के दोनों अलग अलग सिरों पर, मतलब अगर इस प्रकार से कोई कार्बन चेन है जिसके मैंने अभी हाइड्रोजन इसको बैलेंस नहीं किया है, यदि 2 हेलोजन परमाणु सेम कार्बन पर जुड़ता है तो ये जेम डाई हैलाइड का निर्माण करता है। यदि 2 कार्बन परमाणु इस तरीके से हैं तो निकटतम कार्बन परमाणुओं पर जुड़े अगर हेलोजन तो इस प्रकार से विसिनल डाई हैलाइड का निर्माण यहाँ पर होता है। और यदि 2 या 2 से ज्यादा कार्बनों वाली श्रृंखला है तो श्रृंखला के प्रथम कार्बन और श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर यदि हेलोजन जुड़ता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या हाइड्रोजन विस्थापित करके, यदि हेलोजन इस प्रकार से प्रथम और अंतिम कार्बन पर जुड़ता है तो यह है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाता है। यह वाला विसिनल डाई हैलाइड और ये वाला जेम डाई हैलाइड कहलाता है। देख लीजिए कि अगर 2 पास वाले कार्बन निकटवर्ती कार्बनों पर है तो विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड इसको बोलते हैं, जैसे एथिलीन डाई हैलाइड इसका एग्जांपल है। और अगर दोनों हेलोजन यदि एक ही कार्बन पर उपस्थित है तो ये जेमिनल या जेम डाई हैलाइड कहलाता है, और यदि श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर उपस्थित है तो ओमेगा डाई हैलाइड ये कहलाता है, या इसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। और एरोमेटिक रिंग के अगर निकटवर्ती कार्बनों पर स्थित है तो एरोमेटिक डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन का निर्माण यहाँ से होता है। अब ट्राई हैलाइड की बात करते हैं तो 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ट्राई हेलो एरीन का निर्माण हो जाएगा या ट्राई हेलो एल्केन का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। टेट्रा हैलाइड का मतलब 4 हाइड्रोजन जो है वो 4 हेलोजनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की जो प्रकृति है उसके आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया गया है, यानी कि प्राथमिक कार्बन पर अगर जुड़ेगा तो 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर 1 डिग्री कार्बन पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन पर या द्वितीयक कार्बन पर यदि उपस्थित है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इस पर यदि हेलोजन उपस्थित है तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हेलोजन ग्रुप को आप तृतीयक एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। इसी प्रकार से CX बंध के आधार पर संकरण जो है किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं वह देखें। एल्किल हैलाइड में यदि आप संकरण निकालना चाहते हैं तो इन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। पहली बात तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं उन्हें आप हेलो एल्केन कहते हैं। इनके संदर्भ में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि R जो है एलिसाइक्लिक है तो RX को हेलो साइक्लो एल्केन बोलेंगे, और हेलो साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्किल हैलाइड भी इसे कहा जा सकता है। ऐसे यौगिक द्वितीय या तृतीयक होते हैं, यानी कि अगर साइकिल में अगर है तो आप क्या बोलेंगे, मतलब 2 तरह के एल्किल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक
और दूसरा होता है साइक्लिक। ठीक है, तो अगर एलिसाइक्लिक है तो आप क्या करेंगे, हेलो साइक्लो एल्केन का निर्माण यहाँ से होगा, यानी कि साइक्लिक हेलो एल्केन का निर्माण यहाँ से होगा। यानी कि साइक्लिक कार्बन पे जैसे इस प्रकार से साइक्लिक कार्बन के ऊपर यदि हाइड्रोजन हटा करके आपने जो है अगर हेलोजन को लगाया है तो आप क्या बना रहे हैं, साइक्लो हेलो एल्केन बना रहे हैं या साइक्लो एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन होता है, जो कि 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके के जो यौगिक होते हैं वो इस तरीके के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ के अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं अगर एक हेलोजन लगा दूं तो ये एक हेलो साइक्लो एल्केन का निर्माण कर लेगा। और यदि बेंजाइलिक हैलाइड बनाना है तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि इनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए होते हैं। देखो ये एक एरोमेटिक वलय, ये भी एक एरोमेटिक वलय, ये भी एक एरोमेटिक वलय यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एरोमेटिक वलय पर जो है हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कि इसमें हेलोजन परमाणु जो है वो एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन, एरोमेटिक वलय से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देखिए कि ये वाला कार्बन, ये एरोमेटिक वलय है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन। यदि इससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक हैलाइड का या बेंजीलिक हैलाइड का निर्माण यहाँ से होगा। तो इस प्रकार के कार्बन परमाणु को बेंजीलिक कार्बन कहते हैं। और ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। जैसे ये एक एरोमेटिक रिंग है आपकी, इस एरोमेटिक रिंग के पास में ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से यदि हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो भी आपके क्या बनेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बनेंगे। ये जो ये जो एरोमेटिक रिंग है इससे जुड़े हुए कार्बन पर यदि हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये भी एक एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए कार्बन के पास में जुड़ा हुआ जो हेलोजन होता है वह क्या बनाता है, बेंजाइलिक हैलाइड का निर्माण करता है। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, क्योंकि 2 एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री का उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे एलाइलिक हैलाइड की हम बात करें तो एलिल ग्रुप जो होता है वो ये वाला ग्रुप होता है। मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन इस तरीके से यदि उपस्थित हैं तो ये इन दोनों 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड और 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से यदि अगर आपको हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ मिलता है तो एलाइलिक हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये वाला जो ग्रुप है बेटा वो क्या कहलाता है, एलिल ग्रुप कहलाता है, एलिल ग्रुप कहलाता है। तो एलिल ग्रुप से जुड़े हुए हेलोजन को क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एलिलिक ग्रुप है, इसके एलिलिक कार्बन से अगर एक हेलोजन जुड़ रहा है तो ये इस तरीके का एलिल हैलाइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए आप, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मिलकर के एक एलिलिक ग्रुप बना रहे हैं। तो एलाइलिक हैलाइड का निर्माण यहाँ से हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे sp2 और ऐसा कार्बन जो sp2 संकरित है उससे जुड़ा हुआ जो हेलोजन है, ऐसे आबंध युक्त यौगिक जो है देखिए आप विनाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, 2 कार्बन जब एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो यदि इस विनाइलिक कार्बन, ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप या विनाइल ग्रुप आप इसको बोल सकते हैं। इसके कार्बन से यदि हेलोजन जुड़े तो विनाइलिक हैलोजन का निर्माण यहाँ से होता है, विनाइल हैलाइड का निर्माण यहाँ से होता है। तो हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, देखिए यहाँ पर भी एक विनाइल ग्रुप ये प्रेजेंट है और ये भी एक विनाइल ग्रुप है। इसके कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो विनाइल हैलाइड का निर्माण होता है। एरिल हैलाइड का निर्माण एरोमेटिक, यानी कि एरिल हेलोजन में हेलोजन परमाणु सीधे ही एरोमेटिक वलय से जुड़ेगा। सीधे अगर एरोमेटिक वलय से जुड़ रहा है तो एरोमेटिक यानी कि एरिल हैलाइड का निर्माण हो रहा है। परंतु अगर एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, बेंजीलिक हेलोजन का निर्माण या बेंजीलिक हैलाइड का निर्माण होता है। दोनों में अंतर समझिएगा कि यदि हेलोजन परमाणु जो है डायरेक्ट एरोमेटिक वलय से जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा, एरिल हैलाइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एरिल हैलाइड का निर्माण करेगा। परंतु यदि बेंजीन या जो एरोमेटिक वलय है इससे जुड़े कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ता है तो ये बेंजीलिक या बेंजाइलिक हैलाइड का निर्माण करता है, बेंजाइलिक हैलाइड का निर्माण करता है। तो
और sp संकरित कार्बन से यदि हेलोजन ग्रुप जुड़े तो किस प्रकार के, तो इनमें हेलोजन परमाणु सीधे कार्बन कार्बन त्रिबंध यानी कि ये वाला जो कार्बन है दोनों का ही संकरण देख लीजिए, sp है, इसका भी संकरण sp आता है, तो sp संकरित कार्बन से जुड़े हुए जो sp संकरित जो कार्बन होते हैं उनसे यदि हेलोजन जुड़ता है तो इस प्रकार की बॉन्डिंग यहाँ पर पाई जाती है। देख लीजिए हेलो एल्केनों के नामकरण की विधि देख लेते हैं। तो नामकरण में पहली हम बात करेंगे सामान्य पद्धति की। सामान्य पद्धति में आप लोगों को याद होगा कि जब नॉर्मल चेन होती है, बिना शाखाओं वाली जो चेन होती है जिसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, उसको आप नॉर्मल चेन लिखते हैं नामकरण के लिए। तो नॉर्मल चेन के लिए n का इस्तेमाल करते हैं। यदि अंतिम मतलब लास्ट सेकंड कार्बन जो है यदि उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो आइसो चेन का निर्माण होता है जिसे आप ISO से दिखाते हैं। और यदि लास्ट सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो नियो चेन कहलाती है और नियो से NEO से उसको डिनोट करते हैं। तो इसके आधार पर जो आपके हेलोजन है उनके नामकरण की जो सामान्य पद्धति उसमें नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहला ही पॉइंट आप ये देखिए कि पूर्वलग यदि n लगा हुआ तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब कार्बन जो है सतत और सीधी श्रृंखला में होगी, यानी कि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे कि ये एक सीधी लाइन है, सीधी श्रृंखला है कार्बन की, तो आप इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप बोलेंगे। अगर नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप से यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड, जैसे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का यहाँ से निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आइसो पूर्व लग्न लगा हुआ हो, जैसे कि ये जो चेन है इसका लास्ट कार्बन ये है, अंतिम कार्बन ये है और उसके लास्ट सेकंड कार्बन ये है, इससे अगर एक CH3 जो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह आइसो ग्रुप कहलाएगा। और 3 कार्बन है इसलिए आइसोप्रोपिल समूह कहलाएगा। और आइसोप्रोपिल ग्रुप के इस आइसो कार्बन वाले इससे यदि आपका कोई हेलोजन जुड़ेगा, जैसे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ देख लीजिए, इसमें भी प्रथम कार्बन ये, द्वितीय कार्बन ये, तृतीय कार्बन ये, तो लास्ट सेकंड कार्बन ये हुआ। लास्ट सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आइसो समूह हुआ। तो आइसोब्यूटिल समूह ये है। इसी के साथ में अगर हेलोजन जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आइसोब्यूटिल आयोडाइड का यहाँ निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से नियो देख लीजिए, लास्ट सेकंड कार्बन पर यदि 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए है तो फिर ये नियो समूह कहलाएगा। और 4 कार्बन है इसलिए नियो ब्यूटिल समूह कहलाएगा। नियो ब्यूटिल समूह जो है उसमें यदि एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड या तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहलाएगा। इसके आईयूपीएसी पद्धति के में अगर नामकरण की बात करें तो आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण लिखने के वही सामान्य रूल हैं जो आप लोगों को पता है। कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। तो वो उस प्रकार से जब नाम आप लिखेंगे तो इसका नाम लिखते समय आप क्या करेंगे, पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हुए उसकी नंबरिंग इस प्रकार से कर देंगे और पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख देंगे। तो 2 मेथिल, अब ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, तो 2 प्रतिस्थापियों में जब लड़ाई होती है तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है इसका नाम ब्रोमो से चालू होता है, तो बी इसका नाम मिथाइल से शुरू होता है, तो एम। तो एबीसीडी में जो पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता है, पहले उसका नाम लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार इसका नाम देख लीजिए, 1 आयोडो 3 डाइमेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नामकरण के अनुसार। तो यहाँ पर संरचना सूत्र, उनके सामान्य नाम और आईयूपीएसी नामों की सूची दी हुई है। इस प्रकार से आप जो है नाम लिख सकते हैं। अब इनमें समावयवता की अगर हम बात करें तो समावयवता में बात करते सबसे पहले हम श्रृंखला समावयवता की, यानी कि कार्बन चेन की जो स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन की जो श्रृंखला है वो नॉर्मल भी हो सकती है, आइसो भी हो सकती है, नियो भी हो सकती है। अभी अभी हमने नामकरण में देखा। तो नॉर्मल से आइसो, आइसो से नियो में यदि परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या हो रही है, एक श्रृंखला समावयवता यहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो इस प्रकार की समावयवता में समावयवियों के कार्बन परमाणुओं की संरचनाओं में अंतर यदि पाया जा रहा है तो श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला है तो नॉर्मल चेन, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आइसो चेन हो गई है, तो चेन में जो है तो कार्बन उतने के उतने ही है ना। संरचना सूत्र तो अणु सूत्र जो है वो तो समान है, परंतु संरचना सूत्र जो कार्बन की संरचना है उसमें अंतर पाया जा रहा है। तो ये एक श्रृंखला समावयवता का उदाहरण है। इसी प्रकार से स्थिति समावयवता की बात कर लेते हैं। स्थिति समावयवता में क्या होगा, जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। यदि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु प्रथम कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो हेलोजन परमाणु जो है द्वितीय कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसकी पोजीशन यानी कि स्थिति जो है उसमें अंतर पाया जा
जा रहा है, इसलिए ये स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? इस प्रकार की समावयवता उन एल्किल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें पहली बात तो असम्मित कार्बन उपस्थित होता है। असम्मित कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों ही जो संयोजकताएं हैं उनसे अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हों, ए बी सी और डी, अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़े हुए। इसको मैं ई बना देती हूँ ताकि वो सी और ई में अंतर आपको नजर आ जाए। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों ही संयोजकताओं से अलग अलग समूह जुड़े हुए हों वो क्या कहलाता है? असम्मित कार्बन कहलाता है। और ऐसे कार्बन जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इसमें असम्मित कार्बन परमाणु विद्यमान होता है। 2-क्लोरोब्यूटेन की अगर मैं स्थिति बनाऊं, 2-क्लोरोब्यूटेन, अब ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो ये मैं यहाँ C2H5 लिख देती हूँ, इसको एक H, इसको एक CH3, तो ये क्या हो गया? 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया है। 1 2 3 और 4 कार्बन यहाँ पर है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन इसको कहेंगे। जिसमें इस कार्बन को आप देख लीजिए, ये वाला कार्बन जो है इसके एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसको मैंने इसीलिए ऐसे बनाया ताकि आपको ये एक असम्मित कार्बन की भांति नजर आए। इसमें 4 समूह अलग अलग परमाणु या संयुक्त होते हैं, ये जैसे कि इसके 2 प्रकाशिक समूह, ये भी 2-मेथिल ब्यूटेन ही है। इस 2-मेथिल ब्यूटेन को देखिए, ये वाला कार्बन में एक तरफ Cl, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप उपस्थित है। यदि इसकी इस प्रकार की समावयवता को दर्पण के सामने रख दिया जाए, इस स्ट्रक्चर को दर्पण के सामने रख दिया जाए, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब ये वाला डी रूप है तो इसे आप एल रूप की भांति समझ सकते हैं। तो डी और एल एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी माने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? प्रतिबिंब समावयवी माने जाते हैं। तो वह समावयवता जिसमें समावयवियों के अणुसूत्र, संरचना सूत्र और रासायनिक गुण सब समान हो परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। अर्थात इन समावयवियों का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भी जो है वो भिन्न भिन्न होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कणों का कंपन केवल एक ही तल में होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश के जो है उसको नापने के लिए ध्रुवणमापी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुवणमापी में क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण, जैसे हम सामान्य आंखों से देखते हैं, रात में जब आप लोग गाड़ी चलाते हो तो सामने से आने वाली जो गाड़ी है उसको देख करके उसकी लाइटें जो है वो चारों तरफ से चकाचौंध हम लोगों को इस प्रकार से, यानी कि प्रकाश की किरण जो है विभिन्न तलों में कंपन करती हुई नजर आती है। यदि इस प्रकाश की किरण को एक निकोल प्रिज्म से होकर के गुजारा जाए तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश में, यानी कि इसका जो कंपन है वो सब एक ही दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश के सामने या इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक के सैंपल में से गुजारा जाए, यानी कि इसके मार्ग में यदि एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक को कांच की नलिका में रख दिया जाए, सैंपल ट्यूब में रख दिया जाए, तो या तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो है दाईं ओर घूर्णन प्रदर्शित कर लेगा या फिर ये बाईं ओर घूर्णन प्रदर्शित कर लेगा। यदि ये दाईं ओर घूर्णन प्रदर्शित करता है तो इसे डी समावयवी, और बाईं ओर यदि घूर्णन प्रदर्शित करता है तो इसे एल समावयवी कहेंगे। इसे एल समावयवी, लेवोरोटेटरी कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर समतल ध्रुवित प्रकाश जो है सैंपल में से गुजारने के बाद में इस प्रकार से या तो दाईं ओर या बाईं ओर विस्थापित हो जाता है तो आपका जो कंपाउंड है या यौगिक है वो कैसा है? प्रकाशिक, ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, परंतु ये इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी तल में नहीं घुमाता है, तो फिर ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? तो वे यौगिक जो दाईं ओर समतल ध्रुवित प्रकाश को जो है घुमा दे, तो डी या प्लस द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाएगा। वाम ध्रुवण घूर्णक वे यौगिक होते हैं जो घड़ी की दिशा के उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घूर्णित कर दे, जिसे एल या माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक होते हैं मीजोरूप। मीजोरूप जो होते हैं ये ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इस रूप में अणु जो है वो सम्मित रहता है। ऑप्टिकली एक्टिव ये दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये मेसोरूप। प्रकाशिक समावयवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। ये विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन क्या है बेटा? कि जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं उनका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जो रोटेशन है, यानी कि आपने जो ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक हैं उनके अंदर से यदि आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकालोगे तो या तो वो दक्षिण दिशा में या वाम दिशा में, दोनों दिशाओं में इस प्रकार से रोटेशन शो करेंगे, यानी कि या तो वो इस प्रकार या इस प्रकार से जो है वो घूर्णन प्रदर्शित करेंगे। अब घूर्णन जो है वो किस एंगल से हो रहा है, वो एंगल या विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन द्वारा उस एंगल को जो है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन क्या होता है कि भाई किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम
प्रति ml सांद्रता वाले, अब जो सांद्रता विलयन आपने लिया है उसकी सांद्रता जो है वो 1 ग्राम प्रति ml होनी चाहिए। इस विलयन को यदि 1 डेसीमीटर लंबी नली यानी कि सैंपल ट्यूब कितनी लंबी होनी चाहिए, 1 डेसीमीटर लंबी होनी चाहिए। अगर उसमें से रखकर आप उसमें से ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो ध्रुवित प्रकाश का तल जिस कोण पर घूम जाता है उस कोण को उस पदार्थ का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि अल्फा ऊपर लेमडा और नीचे टी आप लगाएंगे बराबर होता है थीटा अपॉन एल इंटू सी के। यहाँ पर अल्फा जो है वो विशिष्ट घूर्णन है, एल जो है वो पथ की लंबाई यानी कि वो 1 डेसीमीटर जो आपने ली थी ना लंबाई, वो सी जो है वो सांद्रता है, टी तापमान प्रदर्शित करता है, लेमडा जो है वो तरंग दैर्ध्य है नैनोमीटर्स में, और ये जो है प्रेक्षित ध्रुवण घूर्णन कोण है अंशों में। दूसरा बात करते हैं असममित कार्बन परमाणु। यदि असममित कार्बन परमाणु है तो असममित कार्बन परमाणु का मतलब है कि ऐसा कार्बन परमाणु जिससे जुड़े हुए चारों ही ग्रुप जो है वो अलग अलग टाइप के हों, वो क्या होता है असममित कार्बन परमाणु होता है। तो असममित कार्बन परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं 4 विभिन्न परमाणुओं द्वारा या समूहों द्वारा जुड़ी हुई होती है, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है, जिसे किरैल कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? किरैल कार्बन भी कहा जाता है, किरैल कार्बन भी कहा जाता है। अब किरैल कार्बन को जो है स्टार चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है सममिति का तल। सममिति का तल वह काल्पनिक तल होता है जो अणु को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देता है, यानी कि एक तल से देखने पर यदि आपको अणु 2 बराबर भागों में विभक्त होता हुआ नजर आए तो वह तल जो है वो क्या कहलाता है? सममिति का तल कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर ये इस तल की बात करें तो ये सममिति का तल है, इधर वाला अणु और इधर वाला अणु एक जैसा प्रेक्षित होता है। सममिति का तल यदि इसको इस प्रकार से भी देखा जाए तो ये भी एक सममिति का तल है, और ये सममिति का तल जो है इस प्रकार से, यानी कि अगर इस कार्बन के इस मॉलिक्यूल को मैं बीच में से ऐसे काट दूं तो कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन, कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन मुझे नजर आएगा, तो ये भी एक सममिति का तल यहाँ पर उत्पन्न हो जा रहा है। एक होता है सममिति का केंद्र, वह बिंदु किसी भी यौगिक का वह केंद्र बिंदु जिससे दोनों तरफ जाने पर, 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सममिति के केंद्र को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे कोई भी यदि सीधी रेखा खींची जाए तो समान दूरी पर समान समूह जो है वो प्राप्त होते हैं। देखो, जितना दूर आप इधर जाओगे उतना ही दूर आप इधर आओगे, तो दूरी भी समान है और समूह भी समान है, तो समान समूह जो है समान दूरी पर उपस्थित होते हैं। ऐसा बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? सममिति का केंद्र कहलाता है। असममित यौगिक वे अणु होते हैं जिनमें कोई सममिति का कोई भी तल उपस्थित नहीं होता है, असममित कहलाते हैं। या वे अणु जो सममिति के तल एवं सममिति के केंद्र को प्रदर्शित ना करे, यानी कि किसी भी तरह का न तो सममिति तल हो न सममिति केंद्र हो, ऐसे परमाणु, ऐसे यौगिक जो है वो असममित यौगिक कहलाते हैं। एक होता है रैसेमिक मिश्रण। रैसेमिक मिश्रण क्या होता है कि 2 प्रतिबिंब रूपी समावयवियों का समान मात्रा में मिश्रण जो है वो रैसेमिक मिश्रण कहलाता है। एक तो क्या करेगा? दक्षिण घूर्णन शो करेगा और दूसरा जो है वो वाम घूर्णन प्रदर्शित करेगा। तो दक्षिण घूर्णन और वाम घूर्णन यदि समान मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं तो जो यौगिक है वो प्रकाश के तल को किसी भी प्रकार से जो है चेंज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं वो रैसेमिक मिश्रण कहलाते हैं। रैसेमिक मिश्रण सदैव प्रकाशिक अक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जब 2 प्रतिबिंब रूप समावयवियों को मिश्रित किया जाता है तो दोनों का घूर्णन समान और विपरीत दिशा में होता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब रूपों के कुल घूर्णन का मान जो है वो 0 हो जाता है। अब रैसेमिक मिश्रण से यदि डी और एल रूपों को आपको अलग अलग करना है तो एक विधि जिसका नाम है वियोजन या रिजोल्यूशन विधि है, इससे आप डी और एल अलग अलग समावयवियों को अलग अलग कर सकते हैं रैसेमिक मिश्रण में से। अब प्रतिबिंब रूपकता या एनेंशियोमेरिज्म क्या कहलाती है? आप एनेंशियोमेरिज्म से इसको याद रखें। एनेंशियोमेरिज्म क्या कहलाती है? तो वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के वस्तु प्रतिबिंब हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमॉर्फ से कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिबिंब रूपता कहलाती है या एनेंशियोमेरिज्म कहलाती है। मतलब मेरे ये जो 2 हाथ हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। जैसा ये हाथ है वैसा ही ये हाथ नजर आ रहा है, इस प्रकार से। केवल आप हथेली देखें तो जैसा ये हाथ नजर आ रहा है वैसा ही ये हाथ नजर आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। यदि इन दोनों दर्पण प्रतिबिंबों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, अध्यारोपित करने का मतलब ये नहीं होता
अध्यारोपित करने का मतलब होता है जिस तल में है उसी तल में से उसको उठा करके वापस वैसा का वैसा ही रखना। तो अध्यारोपित करने पर यदि ये एक दूसरे को पूर्णतया अध्यारोपित कर लेते हैं तो ये एनेंशियोमर्स नहीं कहलाएंगे, परंतु पूर्णतया अध्यारोपित नहीं किया है। ये देख लीजिए, आपको ये जो है अलग अलग नजर आ रहे होंगे, ये वाली उंगली, ये वाला अंगूठा, ये वाली उंगली, ये वाला अंगूठा अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब पूर्णतया एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाए हैं। और जब अध्यारोपण पूरी तरीके से नहीं हुआ है दो दर्पण प्रतिबिंबों का, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स बनी है ये क्या कहलाई है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाए हैं। और ये जो घटना है इसे एनेंशियोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे ही अप्रतिबिंब रूप या त्रिबिंब समावयवता या डायस्टीरियोमर्स वे प्रकाशिक समावयवी हैं जो न तो प्रतिबिंब रूप होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जाते हैं। अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी कहलाते हैं। मतलब ऐसे जो दोनों दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। कहाँ है दर्पण प्रतिबिंब? दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं है और ना ही दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। अब इसमें देख लीजिए आप इस तरीके से समावयवी 1 तथा समावयवी 2, ये वाला और ये वाला ना तो एक दूसरे पर के प्रतिबिंब है और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, अतः ये प्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? त्रिबिंब समावयवी या डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। अब प्रकाशिक समावयवी के नामकरण की पद्धतियों के बारे में बात कर लेते तो पहली पद्धति है आंशिक विन्यास के नामकरण की डीएल पद्धति या डीएल सिस्टम। इस डीएल सिस्टम में आप क्या करते हैं कि इस विधि का उपयोग द्वारा शर्कराओं और एमिनो अम्लों, ध्यान रखिएगा, शर्करा और अमीनो अम्लों का विन्यास जो है ग्लिसरैल्डिहाइड के दो प्रतिबिंब रूपों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये एक ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड में यदि OH समूह दाईं ओर उपस्थित है तो यह डी ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाएगा और ग्लिसरैल्डिहाइड में यदि OH समूह जो है बाईं ओर उपस्थित है तो ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाएगा। इसी आधार पर जो है बाकी के अणु, इसी प्रकार के अणुओं का डी और एल द्वारा मापन किया गया है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड जिसमें OH समूह उच्चतम अंकित असममित कार्बन के दाईं ओर स्थित होता है इसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड द्वारा भी कहा जाता है और जो बाईं ओर उपस्थित होता है उसे एल ग्लिसरैल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः वे सभी यौगिक जो क्रमशः डी और एल ग्लिसरैल्डिहाइड की तरह ही विन्यास प्रदर्शित करते हैं वे भी डी और एल विन्यास द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो आपको डी और एल जो नामकरण है इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं बेटा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आईयूपीएसी का नाम लिख देंगे। आईयूपीएसी नाम में लिखने के बाद में जो पहले नंबर का जो कार्बन है आईयूपीएसी श्रृंखला में जो पहले नंबर का जो कार्बन होता है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे 90 डिग्री या 180 डिग्री के घुमाव द्वारा या अंतर परिवर्तन द्वारा। किस प्रकार से अंतर परिवर्तित होंगे देखते हैं। अब यह ध्यान रहे कि 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का जो कार्बन है ऊर्ध्वाधर स्थिति में आबंधित होना चाहिए। यानी कि जब लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करके कार्बनों को नंबर देते हैं ना तो पहला कार्बन सबसे ऊपर, दूसरा कार्बन उसके नीचे, तीसरा कार्बन उसके नीचे, इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर रेखा में ये व्यवस्थित होने चाहिए। अंततः वरीय समूह यानी कि OH समूह जो है वो यदि दाईं ओर उपस्थित हो तो विन्यास D से इंगित किया जाएगा और यदि ये समूह बाईं ओर हो तो विन्यास को L से इंगित किया जाएगा। जैसे ये एक परमाणु है, इस परमाणु को देखिए, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। अब इस 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल में एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर, तीसरे नंबर का कार्बन इधर उपस्थित है। तो पहले कार्बन को मुझे ऊपर लेके जाना और तीसरे कार्बन को नीचे लेके जाना है। तो हाइड्रोजन और CHO में अंतर परिवर्तन और OH और CH3 में अंतर परिवर्तन होगा। तो ये 3 कार्बन जो है ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे और OH समूह जो है वो दाईं ओर उपस्थित हो जाएगा और दाईं ओर उपस्थित होने की वजह से इसका जो विन्यास हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डी विन्यास हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा इसका D 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। यानी कि यहाँ पर आप जो है 90-90 का घुमाव तो कर सकते हैं और 180 का भी घुमाव यहाँ पर कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है इस C2H5 के साथ में इस प्रकार से भी मतलब ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे का अंतर परिवर्तन, इधर भी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे का अंतर परिवर्तन और हाइड्रोजन और C2H5 के बीच में 180 का अंतर परिवर्तन यहाँ संभव है। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप आप देखेंगे कि तीनों ही कार्बन, पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन और ये दूसरे नंबर का कार्बन है, पहला, दूसरा और तीसरा जो कार्बन है वो इस प्रकार से एक रेखा में, एक ऊर्ध्वाधर रेखा में व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो क्षारीय ग्रुप है वो इस तरह बाईं ओर स्थित हो जाएगा। बाईं ओर स्थित होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, एल समावयवी कहलाएगा और नाम इसका हो जाएगा L2 ब्यूटेन एमीन। इसी प्रकार से न अंतर परिवर्तन न घुमाव, क्योंकि
1 2 3 ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसमें देख लीजिए, आपने देखा होगा कि 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन जो है वो एक अपने आप ही ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो क्षारीय ग्रुप है वो कहाँ स्थित है, दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है, तो इसका नाम हो जाएगा D2-ब्यूटेन एमीन। तो यदि OH समूह उच्चतम अंकित असममित कार्बन के दाईं ओर हो तब असममित कार्बन युक्त शर्कराओं को D से, और यदि ये बाईं ओर हो तो इसे L से इंगित किया जाता है। ये जो शर्कराएं हैं इनके नाम देख लीजिए, ये शर्करा है, इसमें यदि OH समूह जो है वो उच्चतम अंकित असममित कार्बन परमाणु जो है, उच्चतम अंकित यानी कि सबसे ज्यादा नंबर वाला जो असममित कार्बन परमाणु है उससे यदि दाईं ओर स्थित है तो ये D, और अगर बाईं ओर स्थित है तो ये L के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आती है डी और एल पद्धति के बाद में हम बात करेंगे RS पद्धति की। इस पद्धति को कान, इनगोल्ड और प्रीलोंग ने प्रस्तुत किया था। आर में यहाँ पर जो आर है इसका मतलब होता है रेक्टस, और रेक्टस का जो मतलब होता है वो होता है दायां, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है बायां। तो इस प्रकार के समावयवियों का आरएस नामकरण यदि करना है तो कौन कौन से नियमों का याद रखना पड़ेगा। तो पहला ही पद क्या है, मतलब इनको निरूपित करने के लिए अलग अलग पदों का निर्धारण किया जाता है। तो एक एक पद को हम समझते चलेंगे और काम करते चलेंगे। तो असममित या इरेल कार्बन परमाणु से संलग्न जो चारों परमाणु या समूह है उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार 1 2 3 4 अंक दिए जाते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसके बाद में क्या करते हैं, अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि वरीयता वाला जो समूह है वो दृष्टा से दूर, वरीयता वाला समूह जो है वो दृष्टा से दूर तथा शेष समूह की व्यवस्था को देखते हुए उच्च प्राथमिकता वाले समूह से द्वितीय तथा तृतीय समूह पर लाया जाता है, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। फिर यदि ऐसा करने पर दृष्टा की जो दृष्टा जो है वो दृष्टि जो है वो दक्षिणावर्त घूर्णन शो करती है। तो दक्षिणावर्त घूर्णन का मतलब है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है दायां। तो आर जो है विन्यास निरूपित किया जाएगा, और दृष्टि यदि वाम घूर्णन प्रदर्शित करती है, वाम घूर्णन का मतलब होता है सिनिस्टर मतलब बायां, जिसे आप एस विन्यास से निरूपित करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से होगा। प्रायिकता वाले जो समूह है उनकी स्थिति त्रिविम में दृष्टा से दूर निर्धारित करना आसान है, परंतु द्विविम में यह करना कठिन हो जाता है। तो अध्ययन के समय कार्बन परमाणु की जो त्रिविमीय व्यवस्था है इसको ध्यान में रखना कठिन है। अतः द्विविमीय में अणुओं के विन्यास को निर्धारित करने के लिए कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूहों के युग्म अंतर परिवर्तन को सीखना आवश्यक है। अब सीखते कैसे हैं, एक एक स्टेप देखते चलिए। ऐसा करने का मुख्य लक्ष्य जो है वो न्यूनतम वरीयता वाले समूह को दृष्टा से दूर संयोजकता पर स्थित करना होता है, और ऐसा युग्म अंतर परिवर्तन द्वारा संभव है जो निम्न प्रकार से है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि इनको इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार मैं वरीयता क्रम दूं तो ये ब्रोमीन को पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा अंक में दूंगी। अब इनको अंतर परिवर्तित करना है ना, तो अंतर परिवर्तन इस प्रकार से भी संभव हो सकता है, ये आपस में अंतर परिवर्तित इस प्रकार से भी हो सकते हैं, और ये जो ये वाला और ये वाला आपस में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री का ही अंतर परिवर्तन पाया जाएगा, 180 डिग्री वाला अंतर परिवर्तन नहीं पाया जाएगा। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में एकल युग्म अंतर परिवर्तन विन्यास को परिवर्तित कर देता है। अब यौगिक का जो प्रतिबिंब रूप है यौगिक का सही विन्यास देगा।